18 की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर देखिए। बीजेपी सरकार है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एटीएस के हवाले से खबर छपी है कि हिंदू जन जागृति समिति और सनातन संस्था कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं। इनसे भारत की एकता और अखंडता को खतरा है। ये जानकारी आपसे ज़्यादा भारत के प्रधानमंत्री के लिए है, जिन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के बचाव में कहा है कि हिंदू संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है। 2014 से लंबे समय तक प्रधानमंत्री कहते रहे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब वो धर्म के आधार पर आतंकवाद के मामले में धर्म को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। एक और बात है, मालेगांव धमाके में प्रज्ञा ठाकुर को जमानत मिली है, लेकिन वो बरी नहीं हुई हैं। एनआईए उन्हें क्लीन चिट देना चाहती थी, दावा किया था, मगर कोर्ट ने कहा कि केस चलेगा और चार्ज फ्रेम किया तब जब एनडीए की सरकार थी। चार्ज क्या है कि एनआईए ने पाया है, जो कोर्ट ने पाया है, कि प्रज्ञा ठाकुर के मोटरसाइकिल का मालेगांव बम धमाके में इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद भी बीजेपी प्रज्ञा ठाकुर का बचाव कर रही है। श्रीनिवासन जैन से शिवराज सिंह चौहान ने बात करते हुए उनका बचाव किया, लेकिन हिमांशु शेखर से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने कहा है कि यह गलत हुआ है। बाबरी मस्जिद गिराने पर अपने बयान को लेकर अब प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एफआईआर हो रही है। अपने बयानों के लिए प्रज्ञा ठाकुर लगातार विवादों में रही हैं। इसके बावजूद वो बीजेपी के लिए देशभक्त और बेगुनाह हैं। मुझे अपनी शक्ति जनता के बीच में और इसलिए मैं अपने आप को ऐसे संग्रहित करती हूँ शक्ति। अच्छा। और फिर जाती हूँ राष्ट्र कार्य में। नहीं, लेकिन जो आपने एक सेकंड, एक आध सवाल, जो आपने वो कमेंट्स किए बाबरी मस्जिद तोड़ने पे और करकरे पे, वो क्या उस पे आप कायम हैं? अभी मैं अपने भाव में हूँ। तो क्या मना तो नहीं किया गया ऐसी बातों पर बोलने में, जो भी विवादास्पद बातें हैं? ऐसा कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल था। चुनाव प्रचार के लिए मना क्यों करेगा कोई? जी, एक आखिरी सवाल था प्रज्ञा जी, कि जो कहा गया था, जो टॉर्चर की आपने बात की थी, तो ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह बाकी एनएचआरसी जांच में टॉर्चर का कोई प्रूफ नहीं था, उस पर क्या कहेंगे? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। उस पर कोई जवाब नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अच्छा, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से। दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया। 2 केस के अंदर सब बरी हो गए। इससे पहले प्रज्ञा ठाकुर अपने शाप से आतंकवाद से लड़ाई में अपनी जान देने वाले शहीद हेमंत करकरे को विनाश करने का दावा कर चुकी हैं। इस बयान से बीजेपी ने भले किनारा किया हो, लेकिन बीजेपी के कई नेता लगातार उनके समर्थन में दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो असल में देशभक्त हैं और उनको बहुत यातना झेलनी पड़ी है, जिसका ये गुस्सा है। उनके मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर बेगुनाह हैं। भगवा आतंकवाद का एक नया शब्द गढ़ा गया और इसके मास्टरमाइंड्स खुद दिग्विजय सिंह थे। कोशिश ये की गई कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद के खिलाफ खड़ा किया जाए और सुनियोजित साजिश के तहत इस शब्द को गढ़ा गया। बिना किसी अपराध के एक निरपराध भारत की बेटी को जेल में रखा गया, कानूनों का दुरुपयोग किया गया, अमानुषिक यातनाएं दी गई। तो अगर उनकी बात सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसी कैसी यातनाएं उन्होंने सही है। नहीं शिवराज जी, अगर मान भी लिया कि ये यूपीए कांग्रेस के जमाने का षड्यंत्र था, जो उनके खिलाफ चार्जेस जो फ्रेम किए गए हैं वो अभी हुए हैं। पिछले साल अक्टूबर में एक कोर्ट मुंबई कोर्ट ने फ्रेम किया है। उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो भारत के नागरिक है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। उनको जैसी मानसिक प्रताड़नाएं दी है, वो भारतीय नारी का कितना अपमान किया जा सकता है और कितना प्रताड़ित किया जा सकता है। लेकिन ये देश वो देश है जहाँ एक द्रौपदी का अपमान किया गया था तो महाभारत हो गया था। ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। और जो उन्होंने बयान दिए करकरे साहब को लेकर कि मैंने शाप दिया, वो इस वजह से मर गए, उन्होंने अब कहा कि ये अब मैं वापस ले रही हूं क्योंकि
मेरे दुश्मनों को उससे फायदा हो रहा वो है। अपनी बात रखने में सक्षम है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। पर आप लोगों ने कल कुछ समझाया था क्या उनको? नहीं, वो खुद समझदार हैं, जिम्मेदार हैं और बरसों से काम कर रही हैं। वो विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही हैं, सोशल वर्कर रही हैं, उनके पास डेवलपमेंट का भी विजन है। अब केवल एक चीज उन पर थोपी जाए ये उचित नहीं है। नहीं, एक चीज नहीं है। अब तो आपने ये भी सुन लिया कि उसके बाद उन्होंने ये बाबरी मस्जिद की बात की कि मैं खुद चढ़ के मैंने उसकी डेमोलिशन की, जिस पर ईसी पर भी नोटिस आया है। अपनी बात रखने में वो स्वयं सक्षम है, उन्हें किसी की पैरवी की आवश्यकता नहीं। लेकिन भाजपा की वो अगर कैंडिडेट हैं तो भाजपा उनकी सारी बातों को निजी रूप से कैसे डिसमिस कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में उनके साथ हैं और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि भोपाल से भारी बहुमत से वो चुनाव जीतेंगे। दरअसल बीजेपी बार बार ये दलील दे रही है कि प्रज्ञा ठाकुर को जेल में काफी यातनाएं झेलनी पड़ी। खुद प्रज्ञा ठाकुर इन यातनाओं के तरह तरह के ब्यौरे देती रही हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई जानने के लिए 2014 में मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी को एक पैनल बनाने का आदेश दिया था। पूर्व डीआईजी प्रशासन आरएस खैरे के नेतृत्व में एक पैनल बनाया गया। पैनल में यरवड़ा जेल के उपाधीक्षक रहे केएच कुर्लेकर, सीआईडी पुणे के इंस्पेक्टर जेएम कुलकर्णी, ग्रीन लाइफ फाउंडेशन और दक्षता समिति की एक सदस्य रश्मि जोशी को रखा गया। इस समिति ने जेल, अदालत, अस्पताल सब जगह से सबूत जुटाए। 2015 में पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रज्ञा के आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जांच की जरूरत नहीं है, पैनल ने केस बंद कर दिया। वैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर को यातना देने का मामला एक बार और उठा था। यह 2011 की बात है। तब प्रज्ञा ठाकुर ने आरोप लगाया कि 2008 में पुलिस ने उनके ही सहयोगी भीम पसरीचा को उनकी पिटाई के लिए कहा था। लेकिन जस्टिस जेएम पांचाल और जस्टिस एचएल गोखले की डिवीजन बेंच ने दावों को काल्पनिक पाया। उन्होंने कहा कि 2 अस्पतालों के डॉक्टरों को चोट के कोई निशान नहीं मिले। मानवाधिकार आयोग ने भी इसी रिपोर्ट की पुष्टि की और कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को यातना दिए जाने के कोई सबूत नहीं है। अब शिवराज सिंह चौहान द्वारा उनकी बेगुनाही के दावे पर आए। एनआईए ने प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट देने की कोशिश की, अदालत ने इसे मंजूर नहीं किया। दरअसल इस मामले में और ऐसे कई मामलों में 2014 के बाद एनआईए की भूमिका जिस तरह बदलती है वो कई सवाल खड़े करती है। नौबत यहां तक आती है कि एनआईए की विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियान इस्तीफा देने को मजबूर हो जाती हैं। 13 अक्टूबर 2015 को इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में रोहिणी सालियान ने कहा कि उनको मालेगांव 2008 के मामले में कुछ नरम रुख अख्तियार करने को कहा गया था। जब उन्होंने इससे इनकार किया तो बताया गया कि उनकी जगह कोई और पेश होगा। वो लंबे समय से कई मामलों में एनआईए के लिए पेश होती रहीं। मुलुंड और घाटकोपर के धमाकों के मामलों में भी वही सरकारी वकील रहीं, लेकिन इस मामले में एजेंसी अपना ही केस हारने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने नरम रुख अपनाने की सलाह देने वाले एनआईए के एसपी का नाम भी बताया। रोहिणी सालियान ये भी बताती हैं कि मालेगांव मामले के सबूत उन्होंने देखे हैं, फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सहित, और वो बिल्कुल सिहरा देने वाले हैं। 26/11 की शाम वो हेमंत करकरे से मिली भी थी। सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि आतंकवाद से लड़ते हुए जान देने वाले शहीद को लेकर की जा रही ऐसी टिप्पणियां किसी ईमानदार पुलिस वाले को किस हद तक खल सकती हैं। पुलिस सुधारों के लिए वर्षों से काम कर रहे और यूपी के डीजीपी रहे प्रकाश सिंह इससे बुरी तरह आहत और नाराज हैं। वो कहते हैं कि प्रज्ञा को श्राप देने के लिए भी हेमंत करकरे मिले। हेमंत करकरे ने नेतृत्व दिखाते हुए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए स्थिति से लड़ने खुद आगे गए और इस प्रक्रिया में वो शहीद हुए। अब ऐसे शहीद को बजाय श्रद्धांजलि देने के बजाय इसके कि उसकी प्रशंसा करने पे और आप उसको रन डाउन कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि मेरे श्राप से मारा। अरे भाई, अगर आपको श्राप देने की शक्ति है तो आपने मसूद अजहर को क्यों नहीं श्राप दिया? आपने हाफिज मोहम्मद सईद को क्यों नहीं श्राप दिया? तो देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू एकता के नाम पर बीजेपी जिस शख्स को आगे बढ़ा रही है उसे इस देश की अदालत ने क्लीन चिट देने से इनकार किया है, उसके दावों को फर्जी पाया है। जिस जांबाज अफसर को वो कटघरे में खड़ा कर रही हैं, उसने धार्मिक पहचानों से आगे जाकर सिर्फ गुनहगारों की शिनाख्त की है।
हमें तय करना होगा कि हमें हेमंत करकरे जैसा जांबाज अफसर चाहिए या प्रज्ञा ठाकुर जैसी साध्वी। अमेठी से कांग्रेस के राहुल गांधी के सामने बीजेपी की स्मृति ईरानी उम्मीदवार हैं। अभी तक स्मृति ईरानी जो भी आरोप लगाती हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता जवाब देते रहे हैं। लेकिन आज प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी को आड़े हाथों लिया। क्या आने वाले दिनों में प्रियंका और भी स्मृति पर खुलकर हमले करने वाली हैं? स्मृति ईरानी इन हमलों से डरने वाली तो नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही काफ़ी आक्रामक तेवर अपना लिया है। लेकिन प्रियंका गांधी के इस भाषण से सुनिए तो लगता है कि अमेठी की लड़ाई वो दिलचस्प बनाने वाली है। चुनाव आ गया है जी, और चुनाव के साथ बहुत बाहरी लोग भी आ गए आपके क्षेत्र में। आप यहाँ पे झूठ फैलाने और लंबी लंबी कहानियां बता रहे हैं कि राहुल जी यहाँ आते नहीं। आपको मालूम है कि आप फुर्सतगंज के सामने रहते हो, आपको मालूम है कितनी बार राहुल जी आए, बहुत बार मिले हैं यहाँ के जैसे। आपको मालूम है कि कितना घूमते हैं जी बिल्कुल। आपको मालूम है कि किस के दिल में अमेठी है और किसके नहीं है। जी। यहाँ पे सबसे अजीब बात तो मुझे ये लगी कि ये स्मृति ईरानी जी यहाँ आई और उन्होंने जूते बांटे लोगों को, ये कहने के लिए कि इनके पास जूते भी नहीं है पहनने। ये सोच रही है कि राहुल जी का अपमान कर रही हैं। ये कर रही है अमेठी की जनता का अपमान। जी हम लोग का हो रहा है। अमेठी की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी है, कभी किसी से भीख नहीं मांगी है। अमेठी और रायबरेली की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। जो आया है उनके सामने आदर के साथ आया है, जो खड़ा है उनके सामने प्रेम के साथ खड़ा है। जो उनके सामने आता है उसको पूरा एहसास है, मेरे परिवार के एक एक सदस्य को पूरा एहसास है कि आप हैं बनाने वाले, कि जो सत्ता है वो आपने दी है, प्रेम आपने दिया है, हमें नेता बनाने वाले आप हैं। इस तरह का जो अपमान कर रहे हैं ना आपके साथ, कि आपके क्षेत्र में आकर जूते बांटे, नहीं चलेगा दीदी, यहाँ कुछ इनको आप सिखाइए कि अमेठी और रायबरेली के लोग अपना सम्मान करते हैं, किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। भीख मांगेंगे तो वो आए आपके सामने, वो मांगे भीख वोटों की, तो आप समझ लीजिए कि इस चुनाव में क्या हो रहा है, चाहे अमेठी में चाहे पूरे देश में। झूठ, जनता को गुमराह करने के तरीके और एकदम एक ऐसा प्रचार जो असलियत से दूर है। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ मैं, इस तरफ अपनी तरफ में, ईस्ट में, जहाँ मैं जा रही हूँ, दुख, पीड़ा, दर्द, जहाँ मैं जा रही हूँ, कहीं किसान मुझे रो रो के कह रहा है कि मुझे अपने खेत बचाने हैं, कि पूरी रात में बैठता हूँ क्योंकि आवारा पशु खाया जा रहा है मेरा खेत। भदोई में जाती हूँ, भदोई में गई, वहाँ कालीन वाले बुनकर बताने लगे कि जीएसटी की वजह से इतनी मार है उनपे, इतनी पीड़ा में है, छोटे छोटे तमाम उद्योग बंद हो गए, दुकानदार पीड़ित, नौजवान सड़क, हर चौराहे पे मिलता है मुझे, हर चौराहे पे नौजवान मिलता है। एक ऐसा नहीं मिलता जो कहता है कि इन 5 सालों में मुझे रोजगार मिला, मैं खुश हूँ। कितने रोजगार घटे आपको मालूम है कि 50 लाख रोजगार घटे हैं। उन्हीं लोगों ने घटाए हैं जिन्होंने आपसे कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल बना के देंगे आपको। तो सोच लीजिए। और यहाँ अमेठी की जनता में बहुत विवेक है, आप सब समझते हैं। आप जानते हैं कि फूड पार्क कौन लगाने जा रहा था यहाँ, आप जानते हैं कि ITI, आप सब कुछ जानते हैं कि कौन सी चीजें यहाँ लगनी थी और क्या क्या इन्होंने बंद किया। अरे इनका क्या, ये गाड़ी में एक दिन जा रहे थे, इन्होंने इश्तिहार देख लिया, राहुल गांधी जी का चेहरा था और लिखा था केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है। इश्तिहार देख के राहुल गांधी का चेहरा देख के बंद कर दिया। क्या मतलब है? या तो आप जनता से प्रेम करते हो, जनता का विकास चाहते हो तो विकास करो, आपको क्या मतलब है कौन कर रहा है? रुकवाने की क्या जरूरत है? फूड पार्क से 5 लाख किसानों का फायदा हो सकता था 5 सालों में, यहाँ का भी रायबरेली का भी। रुकवाया क्यों?
आप भलाई चाहते हैं ना अमेठी की, तो जूते बांटेंगे कि फुटपाथ खुलवाएंगे? बाबा रामदेव को दे दिए। बिल्कुल, क्योंकि क्यों दिया? ताकि सारे इकट्ठे मिलकर व्यापार करें बस। तो देखिए, आप हमारे परिवार की तरह, आप जानते हैं, आपने पुश्तों से देखा है। आपके ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जो आपके गांव में गए हैं। आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे, हर बुजुर्ग मिला है। ऐसा अमेठी में कोई इंसान नहीं है उस उम्र का जिसको राजीव गांधी जी खुद नहीं मिले, जिसके गांव में राजीव गांधी जी खुद नहीं गए। राहुल गांधी गांव में जाते हैं। वाराणसी में क्या स्थिति है मालूम है आपको? क्या स्थिति? मैं वाराणसी गई, मैंने पूछा क्यों प्रधानमंत्री जी आते हैं? एक गांव में नहीं गए हैं 5 सालों में, एक गांव में हालचाल पूछने नहीं गए हैं। ये हालत है कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं दलितों के गांव में जाने से पहले उनसे हाथ मुंह धुलवाते हैं। ये हालत है, तो आप समझ जाइए। हम लोग समझे हैं दीदी। मैं जानती हूँ आप समझते हैं, मैं जानती हूँ। इसीलिए मैं सब कहना चाहती हूँ कि इस चुनाव में भारी बहुमत से जिताइए, क्योंकि सिर्फ अमेठी के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के साथ कर रहे हैं, पूरे देश के साथ। अब आप निकलिए, आप कार्यकर्ता, आप निकलिए, घर जाइए, परिवार से बात करिए, हर नौजवान से बात करिए। इन बातों में ना पड़े। ये सिर्फ उद्योगपतियों का फायदा चाहते हैं, जनता का फायदा इनके बिल्कुल दिल में नहीं है।